बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके लाइक करने से हमें मिलता कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारा हौसला बढ़ जाता है। पिछली बार आप लोगों ने पिछली वीडियो को इंतहा से ज़्यादा लाइक किया, अच्छा लगा, खुशी हुई कि आप लोगों ने हमारी बात का मान रखा। लेकिन कल की बात गुजरी तो आज की फिर वीडियो में आपने लाइक करना कम कर दिया। अगर आप जानते हैं तो लाइक करने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन फिर भी आपसे बस एक जिद सी है कि आप लोग हमारी बात मानते हैं या नहीं मानते। इस कहानी की आप इससे पहले 13 किस्तें सुन चुके हैं, अब 14वीं किस्त मुलाहिजा फरमा लें। वरना इससे पहले भी तुमने काफी स्नाइपर्स को निशाना बनाया था, तो फिर इनमें से किसी पर असल राइफल की गोली क्यों नहीं चलाई गई? पहले भी सरदार ने सफाई देने की जरूरत नहीं, इस बात का यकीन कैसे दिलाओगे? क्या अदालत में ये बात साबित कर सकोगे जब कैमरे से बनने वाली फिल्म हमारे पास है? मैंने गहरा सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। दर हकीकत हमें बड़ी चाबक दस्ती और होशियारी से फांसा गया था। सारी कार्रवाई बिल्कुल बेदाग थी। मुझे खामोश पाकर वो दोबारा बोला, गोली चलाने वाला इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठेगा, इसका साथ देने वाला कम अज कम 10 साल कैद बमुशक्कत पाएगा और कातलों को मालूमात देने वाली कैप्टन का कोर्ट मार्शल होगा। ये मैंने कम से कम सजा तजवीज की है। क्या चाहते हो? ये हुई ना मर्दों वाली बात। कर्नल स्कॉट मुस्कुराया। यकीन मानो अगर ये काम तुम्हारे अलावा कोई और कर सकता तो हम कभी भी तुम्हें तकलीफ ना देते। मैंने तंजिया लहजे में कहा, फिर तो मुझे फख्र करना चाहिए कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कोई भी अमरीकी नहीं कर सकता। ये हकीकत है, 1900 मीटर के फासले से आज तक किसी ने भी हदफ को निशाना नहीं बनाया। मैंने मुंह बनाया, इसमें निशानाबाजी कहाँ से आ गई? क्योंकि तुम्हें 1800 मीटर के फासले से एक आदमी को निशाना बनाना है। अगर किसी को कत्ल करना ही मसले का हल है तो मुझे बेगुनाह होते हुए भी हर सजा कबूल है। मैंने पुरअज़म लहजे में कहा, चाहे किसी मुस्लिम दुश्मन शख्स को भी मारने का मौका मिले, किसी मुस्लिम दुश्मन शख्स को अमेरिका क्यों कत्ल कराएगा, ये एक अलग बहस है। अलबत्ता तुम हर तरह से अपना इत्मीनान कर सकते हो। उसने अपने सामने रखी एक जखीम फाइल उठाकर मेरी जानब भिड़ाई। इसमें मतलूबा शख्स के बारे मुकम्मल मालूमात दर्ज हैं, कुछ अखबारी तराशे भी हैं। तुम्हारे पास 2 दिन है, फाइल तफसील से पढ़ लो, परसों अपने फैसले से आगाह करना। ये गोया बात खत्म होने का ऐलान था। एक छोटी सी खलिश है, पूछो? उसने इस्तफामिया नजरों से मेरी जानिब देखा। सरदार पहले भी इस राइफल से फायर कर सकता था। वो हंसा। 2-3 मरतबा उसने कोशिश तो की थी, फिर किया क्यों नहीं? मतलब जी बिल्कुल, तुम सही समझे। उसने मेरी बात काटी। तुम्हारा साथी जब भी फायर करने की कोशिश करता, हम उसके फायर से पहले मतलूबा स्नाइपर को निशाना बना देते। और अगर इंडियन स्नाइपर्स को मैं निशाना बनाता, फिर बज़ाहिर तो ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि तुम्हारा पठान दोस्त मशक शुरू होने से पहले उनसे झगड़ चुका था, बल्कि उन्हें धमकी भी दे चुका था। बस जरूरत इस बात की थी कि तुम लोगों तक ये खबर बर वक्त पहुंच जाए कि तुम्हारी जानब आने वाले इंडियन स्नाइपर्स हैं। और ये काम कैप्टन जेनिफर ने बहुस्ने खूबी कर लिया था, और यही वजह थी कि तुम्हारे मोबाइल्स को हमने नजरअंदाज किए रखा। और अब अगर मैं इस काम के लिए राजी हो जाता हूँ तो फिर ये केस किस तरह हल होगा? कोई मसला ही नहीं। श्रीकांत की जान बच गई है। गोली चलाने की जिम्मेदारी सार्जेंट रेगन वाज कबूल कर लेगा। ओके, मैं जाने के इरादे से खड़ा हो गया। गालबन ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि ये बात तुम्हारे तक रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तुम अपने साथी सरदार से मशवरा कर सकते हो। ये कहकर उसके सर के इशारे से मुझे जाने का इशारा किया और मैं वहां से बाहर निकल आया। उसका नाम ब्रेन वेल्स था। एक आला ओहदे पर फाइज होने के अलावा वो सिविल हलकों में भी काफी असर और रसूख रखता था। उसकी मुस्लिम दुश्मनी वाकई किसी से ढकी छुपी नहीं थी। मुसलमानों के खिलाफ चलने वाली हर तहरीक में वो पेश होता। फाइल में लगे अखबारी तराशों में उसके बयानात पढ़कर उसकी मुस्लिम दुश्मनी मुझ पर रोजे रोशन की तरह वाज़ेह हो चुकी थी। अब अमेरिकन हुकूमत या कर्नल स्कॉट डेविड उसे क्यों मरवाना चाहते थे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। काफी गौर फिक्र के बाद मैंने सरदार को भी सारी बात तफसील से बता दी। इस वक्त हम बाहर लान में बैठे थे, तो कल इसलिए तुम्हें बुलाया गया था। उसने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। बिल्कुल, इसमें भी उनकी कोई चाल न हो। आजकल यूं भी नाम निहाद मुसलमानों को रकम देकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस किया जाता है और फिर इसी को आड़ बनाकर इस्लाम को बदनाम किया जाता है। इस बारे मैंने काफी सोचा है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हमसे ये काम लेकर हमें पंसाया नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो हमारा अमेरिका में किसी ऐसी मुसलमान तंजीम से राब्ता कायम किया जा सकता है और ना एक ट्रेनिंग करने वाले सिपाही के पास हैवी स्नाइपर जैसे हथियार की मौजूदगी का कोई जवाब बनता है। ऐसा होने में सरासर इनकी अपनी नाहली साबित होगी और फिर मैं यूं भी इस काम के लिए तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को मददगार के तौर पर साथ ले जाने की कोशिश करूंगा। असल बात यह है कि वो खुद क्यों नहीं ये काम करते। इस बारे कर्नल स्कॉट का कहना था कि वो 1800 मीटर दूर से हदफ को निशाना बनवाना चाहते हैं और मेरे अलावा कोई भी इस फासले से फायर करने की अहलियत नहीं रखता। कारीन की मालूमात के लिए बताता चलूं कि अब NGU 20mm स्नाइपर राइफल भी इजाद हो चुकी है, जिसकी कारगर रेंज 3500 मीटर है
अलबत्ता कुछ हथियार शनास उसे सिर्फ एंटी मटेरियल राइफल कहते हैं। बज़ाहिर तो इसकी बात बिल्कुल ठीक है, सरदार ने ख्याल जाहिर किया। मैंने पूछा तो फिर क्या करूं, आमादगी जाहिर कर दूं? अगर लिजोना से मशवरा कर लें, वो यूं भी इंटेलिजेंस से मुतल्लिक है, इस मामले में बेहतर राय दे सकेगी। सरदार का मशवरा काफी बेहतर था। क्या लिजोना को राजदार बनाना ठीक होगा? कहीं वो राज फाश न कर दे। जहां तक मेरा अंदाजा है, लिजोना काबिल एतमाद लड़की है, वो यकीनन हमें धोखा नहीं देगी। बल्कि याद करो तो तुम्हें जेनिफर से मोहतात रहने का मशवरा उसी ने दिया था। ठीक है, रात को डिनर के बाद तुम उसके कमरे में चले जाना, वहाँ काफ़ी वगैरह पीकर थोड़ी देर गपशप करना और फिर हवाखोरी के बहाने उसे यहाँ ले आना। लेकिन याद रहे, किसी भी किस्म के नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। नुकसान? उसके लहजे में हैरानी थी। हाँ नुकसान, क्योंकि यकीनन हमारे करम फरमाओ को लिजोना का इस राज से वाकिफ होना पसंद नहीं आएगा। रहने दो फिर, सरदार दो टोक लहजे में बोला। बड़ी फिक्र है खान साहब। नहीं यार, किसी बेगुनाह को ख्वामुखा अपने मसाइल का शरीक बनाना कहाँ की अक्लमंदी है, उसने संजीदा लहजे में कहा। दुरुस्त कहा। यूं भी कर्नल स्कॉट ने मुझे किसी भी आदमी को यह बात बताने से मना कर दिया था। मैं फौरन उसके साथ मुत्तफिक हो गया था। रात का खाना खाकर सरदार लिजोना के साथ काफी पीने चला गया था। उन्होंने मुझे भी दावत दी, मगर मैंने उसके साथ जाना मुनासिब न समझा। मेरी वजह से लिजोना पर शक किया जा सकता था। मैं अपने कमरे में आकर ब्रेन वेल्स की फाइल का मुतालिया करने लगा। मुझे पढ़ते हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि दरवाजा खटखटा कर जेनिफर अंदर दाखिल हुई। मश्क से वापसी के बाद वो पहली बार मेरे पास आई थी। क्या हाल है जी? वो बेतकल्फी से मेरे साथ बैठ गई। बेहतर है, मुख्तसर कहकर मैं मुतालिए की तरफ मुतवज्जा हो गया। क्या पढ़ रहे हो? मेरे मूड को किसी खातर में न लाते हुए उसने मेरे हाथ से फाइल लेने की कोशिश की। मैंने फाइल बंद करके तकिए के नीचे रख दी और बोला, किसी के ज़ाती कागजात को देखने की कोशिश करना मेरा ख्याल है मुहज़्ज़बाना फेल नहीं है। तुम्हारा मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? तुम नहीं जानती? नहीं, उसने नफ़ी में सर लाया। मैंने तल्खी से कहा, झूठ की भी कोई हद होती है जी, बाखुदा मुझे इल्म नहीं है तुम क्यों खफा हो। अच्छा ये बता दो कि श्रीकांत को मोबाइल फ़ोन किसने लेकर दिया था? मैंने हवा में तीर छोड़ा। क्यों? जिस तरह जेनिफर को मुझे इंडियन स्नाइपर की आमद से मुतल्ला करने के लिए किसी राब्ते की जरूरत थी, इसी तरह श्रीकांत पार्टी को मेरी जगह के बारे बताने की भी उनसे राब्ते की जरूरत होती। इसके अलावा तो कोई ऐसी सूरत नहीं थी जिससे इंडियन स्नाइपर्स को मेरी जानब भेजा जा सकता। कौन सा मोबाइल? उसकी आवाज में शामिल लर्जिश मुझे यकीन दिलाने के लिए काफी थी कि मेरा तीर निशाने पर लगा। अब कह दो ये भी झूठ है कि श्रीकांत के हवाले भी तुमने मोबाइल किया था। ठीक है, लेकिन इसे भी तो मैंने इसीलिए लेकर दिया था ताकि मैं उसकी गोली का निशाना बनने से बच जाऊं। असल में मैं चाहती थी कि तुम लोग आपस में लड़ते रहोगे और मैं बस करो जेनी, मैंने कता कलामी करते हुए कहा। झूठ बोलने के लिए भी लहजे में एतमाद का होना जरूरी होता है। मैं मजबूर थी। मुझे बस ये अफसोस है कि तुमने अपने मकसद के हसूल के लिए दोस्ती और मोहब्बत को हथियार बनाया। जी मैं तुमसे सचमुच मोहब्बत। बराए मेहरबानी मैं मजीद कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम तशरीफ ले जा सकती हो। मैंने एक बार फिर उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं था, समझे तुम? वो भी एकदम गुस्से में आ गई थी। गोली का निशाना इंडियन स्नाइपर्स ने बनना था, तुमने नहीं। और जिस काम के लिए तुम्हें मजबूर किया जा रहा है इसमें भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, बल्कि एक तरह से फायदा है कि तुम्हें एक मुसलमान दुश्मन शख्स को खत्म करने का मौका दिया जा रहा है। क्या मुझे एतमाद में नहीं लिया जा सकता था? कोशिश तो की थी, तुम माने ही नहीं। फार्म वाले किस्से को छोड़ो, मेरा इशारा मश्क वाले वाक़े की तरफ है। उसने अफसुर्दा लहजे में कहा, मैं नहीं बता सकती। अगर बता देती तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। तो फिर मोहब्बत का दावा किस लिए? ठीक है, नहीं करती दावा। मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुम एक आंख नहीं भाते। अब खुश वरिंदे हुए लहजे में कहती हुई खड़ी हो गई। उसकी आंखों के कटोरे पानी से लबरेज हो गए थे, मगर इससे पहले कि आंसू बाहर आते वो रुख मोड़ कर चल दी। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। दरवाजे के सामने वो एक लम्हे के लिए रुकी, अपने हाथों की पुश्त आंखों को मला और बाहर निकल गई। मैं आंखें बंद करके मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने लगा। मैं इनकार करने की हालत में नहीं था। इससे जहां हम दोनों सजा के हकदार ठहरते वहीं मुल्क की भी बदनामी थी। हम दोनों बुरी तरह फंस चुके थे। कर्नल स्कॉट के लिए श्रीकांत को ठिकाने लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था और उसकी मौत का इल्जाम लामुहल्ला हम दोनों के सर होता कि हमारे खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद थे। ब्रेन वेल्स को वो जिस वजह से भी मरवा रहे थे ये मेरा दर्द सर नहीं था, मगर ब्रेन वेल्स की मुस्लिम दुश्मनी में शुबे की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि कर्नल स्कॉट ने मेरे हवाले जो फाइल की थी इसमें ज्यादातर हवाले मुख्तलिफ अखबारात में शाया होने वाले ब्रेन वेल्स के बयानात पर मुश्तमिल थे और एक मुस्लिम दुश्मन यहूदी को अपनी जान बचाने के लिए कैफरे करदार तक पहुंचाने में कोई मुजायका नहीं था। अगले दिन मैं कर्नल स्कॉट के सामने बैठा उसे अपना फैसला सुना रहा था। गुड, मुझे तुमसे इसी फैसले की तवक्का थी। मेरा इस बात सुनते ही कर्नल स्कॉट खुशदिली से मुस्कुराया। मजबूरी है, मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला। अच्छा, मैं फालतू बातों में वक्त ज़ाया करने के बजाय असल मुद्दा पर आता हूँ। तुम्हारे पास करीबन एक हफ्ते का वक्त है। इस दौरान तुम रोजाना फायरिंग रेंज पर जाकर मशक कर लिया करो। इस ज़मन में एक नई हैवी स्नाइपर तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। मैंने कहा, वो पहले वाली ठीक है ना? नहीं, हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। फायर के बाद राइफल वहीं पर छोड़ना पड़ेगी और उस राइफल पर आर्मी का नंबर खुदा हुआ है।
तफ्तीश का रुख फौरन हमारी जानब मुड़ जाएगा और हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम तुम्हें बिल्कुल नई राइफल देंगे। यकीनन एक हफ्ते में नई राइफल को अपने मुवाफिक करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। वैसे मेरी फायरिंग मशक पर दूसरे ममालिक के स्नाइपर्स को कोई हैरानी या शक वगैरह नहीं होगा। तुम यहाँ से जेनिफर के साथ सैर सपाटे के बहाने निकलोगे, किसी को क्या मालूम कि तुम कहाँ जा रहे हो। वैसे मुझे हैरानी इस बात पर है कि एक आदमी को मरवाने के लिए तुम इतने पापड़ बेल रहे हो, हालांकि तुम लोग पूरे के पूरे शहर सफाई हस्ती से मिटाकर भी इंसानियत के खादम ही रहते हो और तुम लोग बस कुड़ते रहना। उसने कहका लगाया। बहरहाल तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि ब्रेन वेल्स कोई आम आदमी नहीं, एक अमेरिकन शहरी होने के साथ बहुत असर रसूख और पहुंच वाला शख्स है। वो जिस गाड़ी में सफर करता है वो कई किलोग्राम बारूद का धमाका बर्दाश्त करने की एहलियत रखती है। इसके गिर्द हर वक्त दर्जन भर आला तरबियत याफ्ता कमांडो का घेरा होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट वो सिर्फ सोते वक्त उतारता है। पानी का एक गिलास भी बगैर टीवी मुआयने के उसे पेश नहीं होता। एक 80 मंजिला इमारत की आखिरी मंजिल में उसकी रहाइश है, जिसकी सारी खिड़कियों में बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए हैं। उस इमारत की निचली मनाजिल में हसास सरकारी दफातर हैं, इसलिए वहाँ किसी गैर मुतलका शख्स का गुजर मुमकिन ही नहीं। और बिलफर्ज कोई अंदर घुसने में कामयाब हो भी जाए तो ब्रेन वेल्स की रहाइश गाह तक नहीं पहुँच सकता कि वहाँ सिर्फ उसके मुहाफिजों ही का दाखिला मुमकिन है। कोई उसके मुहाफिजों का रूप धार कर भी अंदर नहीं जा सकता कि दाखिले के वक्त कंप्यूटर उंगलियों के निशान, आंख की पुतली का मुआयना और आवाज को पहचान कर ही दाखिले की इजाजत देता है। वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर गोया हुआ। यकीनन ये सरसरी मालूमात ही तुम्हें ये बताने के लिए काफी होंगी कि ब्रेन वेल्स को खत्म करना कितना मुश्किल है। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि उसे खत्म करने के साथ हम ये भी नहीं चाहते कि कोई हम पर शक कर सके, और तभी मुमकिन है जब तुम हमारी मदद करोगे। मैंने पूछा, और मैं इसे कहाँ से निशाना बनाऊंगा? वक्त आने पर यह भी बता दूंगा, फिलहाल तुम अपनी मशक पर तवज्जो दो। इसी दौरान तमाम ममालिक के स्नाइपर यहीं रहेंगे। हाँ, क्योंकि अकेले तुम्हें रोकने में उन्हें पता चल जाएगा कि श्रीकांत के जख्मी होने में तुम्हारा हाथ है, जबकि तहकीकात के बहाने सबको रोकने पर किसी को शक नहीं होगा। आखिरी बात, क्या मेरे साथ जेनिफर का होना लाजमी है? एक तो उसे ये सब कुछ मालूम है और हम नहीं चाहते कि ज्यादा आदमियों तक ये बात पहुंचे। दूसरा, उसकी अपनी ये ख्वाहिश है। उसके साथ वो अमेरिकन शहरी है, जहाँ पर कार्रवाई होना है उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है, और सबसे बढ़कर वो खुद भी बहुत अच्छी स्नाइपर है। मुझे इजाजत है। मैं खड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन याद रखना, इस काम को हल्का न समझना। तुम्हारी नाकामी का मतलब ये है कि वो मजीद चौकन्ना हो जाएगा और ये मुश्किल काम नामुमकिन में तब्दील हो जाएगा। जब हामी भर ली है तो धोखा नहीं दूंगा। अलबत्ता 100% कामयाबी का दावा कोई भी नहीं कर सकता। उसने मुत्तफिक होने के अंदाज में सर हिलाया और मैं वहां से बाहर आया। मैं बमुश्किल अपने कमरे में दाखिल हो पाया था कि जेनिफर आ धमकी। उसके चेहरे पर कल वाली गुफ्तगू के आसार अब तक मादूम नहीं हुए थे। वो सपाट लहजे में बोली, सर स्कॉट कह रहे हैं हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मैं तैयार हूँ। मेरे लहजे में भी अजनबियत कूट कूट कर भरी हुई थी। चलो फिर, उसने कहा और हम कमरे से बाहर निकल आए। सरदार गायब था और मेरे अंदाजे के मुताबिक उसे लिजोना के पास होना चाहिए था। उसे मैंने सख्ती से ताकीद कर दी थी कि वो लिजोना को ये बात बिल्कुल न बताए। यूं भी वो कोई छोटा बच्चा नहीं था कि अपने फायदे नुकसान की बाबत न जान सकता। मैं जेनिफर की माइत में चलता हुआ उसकी कार तक पहुंचा। उसके पास सुर्ख रंग की खूबसूरत BMW थी। फायरिंग रेंज तक हम बगैर कोई गुफ्तगू किए पहुंचे थे। शनाख्त के मराहिल से गुजरकर हम फायरिंग अड्डे पर पहुंच गए। मुझे वहीं रुकने का कहकर वो वहां पर बनी एक 2 मंजिला इमारत की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो एक नौजवान के हमरा वापस लौटी जिसने हैवी स्नाइपर रेंज मास्टर का बॉक्स उठाया हुआ था। खुद जेनिफर के पास हैवी स्नाइपर का छोटा एमुनेशन बॉक्स था जिसमें इस राइफल की 100 गोलियां पैक होती हैं। बक्स वहीं रखकर वो वापस लौट गया। मैंने बक्स खोलकर राइफल बाहर निकाली, टेलीस्कोप साइट उस पर फिट की। इस दौरान जेनिफर ने एमुनेशन निकालकर मैगजीन में भरना शुरू कर दिया था। तैयार होकर मैंने हदफ को 200 मीटर के फासले पर सेट किया और राइफल की जेरविंग देखने लगा। 5 गोलियां फायर करने के बाद मैंने ल्यूपोल्ड टेलीस्कोप साइट में मुनासिब तब्दीली की और फिर हदफ को 500 मीटर दूर करके फायर करने लगा। अगली मर्तबा मैंने 1000 मीटर से फासले से फायर किया और फिर 1000 से एकदम मैंने हदफ को 1800 मीटर के फासले पर धकेल दिया। हवा बिल्कुल मुवाफक थी। जेनिफर खामोशी से खाली मैगजीनें भरती रही और मैं मैगजीनें हदफ पर खाली करता रहा। बक्स में मौजूद तमाम गोलियां खत्म करने के बाद हम वापस जाने के लिए तैयार हो गए। कार में बैठते वक्त वो सरसरी लहजे में बोली, तुम वाकई बहुत अच्छे निशानेबाज हो। मैंने तंजिया लहजे में जवाब दिया, हाँ, और ये सलाहियत मुझे इस मकाम पर ले आई है। मेरा जवाब ऐसा नहीं था कि वो मजीद कुछ बोल पाती। अगले 5 दिन मैं और जेनिफर मुसलसल फायरिंग रेंज पर जाते रहे। मैं रोजाना 50 गोलियां 1800 और 50 गोलियां 1900 मीटर के फासले से हदफ पर फायर करता। इस दौरान कभी तेज हवा चल रही होती, कभी दरमियानी, कभी तेज धूप, कभी मुतदिल और कभी सहपहर के बाद का वक्त। हर किस्म के हालात में फायर करने से इस फासले पर मेरा निशाना मजीद पुख्ता हो गया था। एतवार के दिन मुझे एक मरतबा फिर कर्नल स्कॉट के सामने पेश होना पड़ा। जेनिफर भी मेरे हमरा थी, वो भी अकेला नहीं था। फार्म हाउस वाली कर्नल जोली रोजवेलेट उसके साथ ही बैठी थी। रस्मी कलमात की अदाई के बाद वो बराह रास्त मकसद पर आ गया।
आज शाम को तुम लोगों ने न्यूयॉर्क जाना है। स्नाइपर राइफल पहले से ही भिजवा दी गई है। तुम लोगों ने जिस जिस होटल में ठहरना है उसके बारे जेनिफर को सब कुछ मालूम है। वहाँ तुम लोगों के चेहरे बदल दिए जाएंगे और नई शनाख्त के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। ये कहकर वो कर्नल जोली रोजवेल्ट की तरफ मुतवज्जा हुआ। खामोश बैठी जोली रोजवेल्ट ने टेबल से रिमोट कंट्रोल उठाकर दीवार पर लगी बड़े साइज की LED ऑन की और अपने सामने मौजूद लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा होगी। LED की स्क्रीन रोशन हुई और पस मंजर में एक खूबसूरत इमारत नजर आने लगी। जोली के लब वाह हुए। सोमवार को दिन 10 बजे हदफ ने यहाँ एक मीटिंग में शमूलियत करना है जिसका दौरानिया 1 घंटा होगा। इसके बाद वो इसी इमारत के लान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेगा। उसने 10 मिनट की मुख्तसर सी तकरीर करनी है और उसके बाद सहाफियों की तरफ से सवालात और जवाबात का एक मुख्तसर सा सिलसिला होगा। इसका दौरानिया 10 से 15 मिनट पर मुश्तमिल होगा। सहाफियों से गुफ्तगू खत्म करके वो इसी जगह आएगा। जूली ने तरतीब से लगी कुर्सियों की निशानदेही की। इस कुर्सी पर मैंने इससे 3 कागज साइन कराने हैं और इसमें बमुश्किल 50 सेकंड से 1 मिनट तक का वक्त लगेगा। इसी दौरान उसे निशाना बनाया जा सकेगा। इसी इमारत के गिर्द 1300 से 1400 मीटर के दायरे में जितनी भी बुलंद इमारतें हैं कि जिनकी छत से इस जगह को देखा जा सके, इन पर पुलिस, CIA और FBI के एहलकार तैनात होंगे। अलबत्ता इससे ज्यादा फासले वाली इमारतों को हमने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया है और इसमें एक इसी होटल की इमारत है। जोली ने एक बुलंद होटल की तस्वीर को स्क्रीन पर रोका। यह 4 सीजन होटल है। इसकी बुलंदी करीबन 200 मीटर है और यह 52 मंजिला इमारत है। इसकी छत से इस कुर्सी तक का हवाई फासला 1885 मीटर बनता है। 50वीं मंजिल पर तुम दोनों के लिए कमरा बुक हो चुका है। वहां स्नाइपर राइफल भी पहुंचा दी गई है। कमरे से राइफल छत पर ले जाना और कामयाब फायर के बाद खुद को सरकारी एहलकारों से महफूज रखना तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी। मैंने तंजिया अंदाज में पूछा, मतलब अगर हम उनके हाथ चढ़ गए तो तुम हमसे लाताल्की जाहिर करोगे? नहीं, मैंने एक इम्कानी बात की है। वैसे ऐसा मौका नहीं आएगा। इस होटल में करीबन 450 कमरे हैं और तमाम कमरों की छानबीन करके किसी एहलकार का तुम तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, मगर एहतियात तो लाजम है ना। तुम जानती हो कि मेरे लिए ये बिल्कुल अनजान इलाका है।